हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका स्वागत है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम अपने पिछले वाले लेक्चर से जो टॉपिक हम छोड़ के चले थे वहां से आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, आप जरा उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर्स की सारी थोड़ा सा समरी में आपको दे देता हूं। पहले सबसे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो हमने पढ़ा था। टर्मिनोलॉजी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने देखा था, और फिर उस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे कंक्लूजन्स थे, तो वो कंक्लूजन्स के बारे में हमने सीखा था। और कंक्लूजन में एक सबसे बड़ा कंक्लूजन हमको ये मिला था कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हमने इस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट भी किया, हमने वेव नेचर लेके चेक किया, तो समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव नेचर को लेके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर हमने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ी। तो आइंस्टाइन की थ्योरी में आइंस्टाइन ने अपने जो भी है पार्टिकल नेचर को कंसिडर किया, और पार्टिकल नेचर को कंसिडर करते ही जो भी सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमको मिल रहे थे वो सारी चीजें थियोरेटिकली भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। मतलब एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरी दोनों क्या हो गए, मैच हो गए, जब हमने पार्टिकल नेचर को लिया। यहां से प्रूव हो गया कि वेव नेचर जो है that is not going to be accepted while explaining this particular effect called photoelectric effect, और पार्टिकल नेचर से ही हम इसको समझा सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास दो चॉइस हो गई, एक हुआ वेव नेचर, एक हुआ पार्टिकल नेचर। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, और यहां पे हमको क्या देखने को मिला कि ये वेव नेचर यहाँ पे फेल हो जाता है और पार्टिकल नेचर जो है वो यहाँ पे काम आता है। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, ऐसी ऐसी थ्योरीज है जहां पे कभी कभी वेव नेचर है, कभी कभी पार्टिकल नेचर है। तो सही में क्या है, सही में वेव नेचर होता है या सही में पार्टिकल नेचर होता है, या फिर कोई एक नेचर जो है वो ज्यादा सही है और दूसरा नेचर जो है वो कम सही है। एग्जैक्टली इसके पीछे का राज क्या है वो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को गाइस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले एक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। ये एक इफेक्ट ऐसी इफेक्ट है जिसको अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो हमको जरूरत पड़ती है पार्टिकल नेचर की। वेव नेचर से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वेव नेचर के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है, लेकिन पार्टिकल नेचर का सिर्फ एक एग्जांपल हमारे पास था। तो हमने ये पर्टिकुलर एग्जांपल समझ के एक और चीज क्या करेंगे, पार्टिकल नेचर के खाते में क्या करेंगे, डाल देंगे। देखिए यहाँ पे आप एनिमेशन में देख रहे हो कि यहाँ पे एक एटम है। ठीक है, एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम क्या करते हैं, एक फोटोन को अप्लाई करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम क्या करते हैं, फोटोन को अप्लाई करते हैं। और ये जो फोटोन होता है, ठीक है, ये जो फोटोन होता है उसकी कोई वेवलेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड लेम्डा आई। लेम्डा आई मतलब इनिशियल वेवलेंथ, मतलब फोटोन की वेवलेंथ लेम्डा आई है। ऐसी वेवलेंथ वाला फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है ऐसा मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ वो जब टकराएगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से, जैसे टू डायमेंशनल कोलिजन हमने पढ़ा था 11th साइंस में, वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। ये इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर पाथ को चूज करके उस पाथ पे चला जाएगा, और दूसरे पाथ पे क्या चला जाएगा, फोटोन चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तो देखिए इंसिडेंट फोटोन जो यहाँ पे ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है उसकी वेवलेंथ जो है लेम्डा आई है, और ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटरिंग होने के बाद फोटोन की जो वेवलेंथ है वो है लेम्डा एफ। तो ये लेम्डा आई और लेम्डा एफ ये दोनों वेवलेंथ क्या इक्वल होगी? द आंसर इज नो, ये इक्वल नहीं होगी। ये फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तब उसकी कुछ एनर्जी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को वो दे देगा। तो मतलब फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप फॉर्मूला जानते हो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेम्डा।
अगर एनर्जी रिड्यूस हो जाती है फोटोन की तो लेमड़ा क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो ये स्कैटर्ड फोटोन जो होता है उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब लेमड़ा एफ बड़ा हो जाएगा, लेमड़ा आई क्या हो जाएगा, छोटा है। तो लेमड़ा एफ और लेमड़ा आई दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का एक फॉर्मूला आपके सामने मैंने रखा है। आपको कॉम्पिटिटिव के नजरिए से इस फॉर्मूला को याद रखना है। जहां पे ये थीटा जो है वो कौन सा एंगल, ध्यान से देखिएगा, थीटा इज द एंगल ऑफ अ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। ये फोटोन का स्कैटरिंग एंगल होता है। अगर फोटोन का स्कैटरिंग एंगल थीटा है तो हम डेल्टा लेमड़ा यानी लेमड़ा एफ माइनस लेमड़ा आई को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। वाइल m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे m0 जो होता है वो रेस्ट मास होता है। तो आई होप कि इस चीज को समझ में आ गया होगा आपको। अब इस चीज को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला आपके सामने। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है और कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अगर इस स्कैटरिंग के बारे में अगर आप थ्योरी बनाना चाहते हो, इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर लेके ही करना पड़ेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे वेव नेचर से, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। जैसे फेल हुआ था वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, वैसे ही ये वेव नेचर जो है यहाँ पे कॉम्पटन स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने में भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर इसको समझना है पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ गई कि कभी कभी वेव नेचर, कभी कभी पार्टिकल नेचर। तो सही बात क्या है, वेव है या पार्टिकल है, वेव है या पार्टिकल है। तो नेचर में हमको बहुत कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो देखिए, इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सब फिनोमिना जो नेचर में है वो हम अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमको वेव नेचर की जरूरत पड़ती है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, एक्सरे स्पेक्ट्रा है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग है। ये सारी चीजें अगर हमको एक्सप्लेन करनी है तो हमको क्या करना चाहिए, पार्टिकल नेचर लेना पड़ेगा। और पार्टिकल नेचर में हमको लाइट इज अ बंच ऑफ व्हाट पार्टिकल्स ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। और वो पार्टिकल कौन से होते हैं भाई, फोटोन। मतलब लाइट जो है या रेडिएशन जो है वो एक पार्टिकल से बना हुआ है, फोटोन से बना हुआ है, ऐसा मान के हमको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसी बात आ गई ना कि दोनों में से क्या सही क्या गलत। तो देखिए, नेचर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी वेव नेचर को यूटिलाइज करेंगे, कभी कभी पार्टिकल नेचर को यूटिलाइज करेंगे। इसमें से एक बहुत फेमस एग्जांपल और जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है वो एक ऐसा एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हमारे जो देखने की प्रोसेस होती है, ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर ये दोनों नेचर वर्क करते हैं। जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं या आप मुझे देखोगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है कि भाई आपकी, मैं अगर आपको देख रहा हूं तो आपकी बॉडी में से रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है वो मेरी आंख के अंदर जाने वाली है, तभी जाके आप मुझे दिखाई दोगे। दैट इज वेरी मच सिंपल। तो वो जब लाइट जो है आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट जब मेरी आंख के अंदर आती है तो बेसिकली क्या होता है, मेरी आंख का जो लेंस है वो लाइट को क्या करता है, गैदर करता है। तो जो लाइट गैदर करने वाली प्रोसेस होती है वो प्रोसेस वेव नेचर से एक्सप्लेन की जाती है। मतलब वहां पे डिस्क्रिप्शन अगर करना है गैदरिंग ऑफ लाइट टू विजुअलाइज सम ऑब्जेक्ट, वेव नेचर वर्क्स एक्चुअली। लेकिन जैसे ही लाइट गैदर हो जाती है और लाइट गैदर होके रेटिना पे जब लाइट गिरती है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा रेटिना जो है वो फोटोन को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। हमारे रेटिना के पास ऑप्टिक नर्व्स होती है। ऑप्टिक नर्व्स जब तक एक्साइट नहीं होती तब तक वो सिग्नल नहीं पहुंचाएगी ब्रेन तक, और जब तक ये सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा हमको पता नहीं चलेगा कि सामने कोई चीज है कि नहीं है। मतलब हम देख नहीं पाएंगे। हमको दिखता तभी है जब ऑप्टिक नर्व्स जो होती है वो एक्साइट हो और वो सिग्नल भेजे अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू। वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जो सिग्नल जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है और वो ब्रेन तक जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स को एक्साइट करने वाली जो बात आती है, अगर उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ेगा। सर्टेन नंबर ऑफ फोटोन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉल ऑन रेटिना so that optic nerve can be excited। कुछ फोटोन के नंबर रेटिना पे गिरने चाहिए। अगर इनफ अमाउंट में वो फोटोन रेटिना पे नहीं गिरते हैं और
एनर्जी इनफ अमाउंट में इकट्ठा नहीं होती है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्टिक नर्व जो है वो एक्साइट नहीं होगी। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ऑप्टिक नर्व को एक्साइट करने के लिए, और उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन शुड फॉल ऑन द रेटिना। तो सोचिए, देखने की प्रोसेस है, इसमें लाइट को गैदर करने वाली बात है, वहां पे वेव नेचर आता है काम में, और जब ऑप्टिक नर्व को एक्साइट करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने वाली बात है, वहां पे पार्टिकल नेचर आता है। मतलब दोनों नेचर हमारे लिए बहुत ही काम के हो गए। तो इसमें से किसी एक को रखना और दूसरे को रूल आउट कर देना, क्या ये सही होगा, या फिर हम दोनों नेचर को साथ साथ लेके चलेंगे? इसके पीछे की जो बात है वो सबसे पहले डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन की। ठीक है, डी ब्रोगली ने सोचा, वो बहुत ही लॉजिकल अप्रोच से उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने क्या बोला, डी ब्रोगली, आप देख रहे हो उसको, डी ब्रोगली है ये। तो डी ब्रोगली ने सोचा कि यहाँ पे कोई वेव जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, ऐसा समझने में आता है। कौन सी चीज को देख के? तो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखो, या फिर आप कॉम्पटन इफेक्ट को देखो। ठीक है, ये सारी जो इफेक्ट्स है उसको अगर देखो तो आपको ये पता चलेगा कि वेव जो है इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। लेकिन डी ब्रोगली को एक चीज बड़ी कंफर्म तरीके से पता थी कि अपने नेचर में क्या है, सिमेट्री है। नेचर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, सब कुछ सिमेट्रिकल रखता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, तो कोई पार्टिकल जो है वो भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसके बारे में डी ब्रोगली ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, और उतना रिसर्च करने के बाद उसने अपना कंक्लूजन दिया कि नहीं, नेचर में कंप्लीट सिमेट्री है, और उस सिमेट्री की वजह से अगर कोई वेव जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो कोई पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और उसने अपना हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, आपके सामने वो हाइपोथेसिस है, जस्ट मैं लाइन टू लाइन रीड कर रहा हूं उस हाइपोथेसिस को। द नेचर इज सिमेट्रिकल एंड दैट the two basic physical entities, matter and energy, must have symmetrical character. दोनों के कैरेक्टर सिमिलर होने चाहिए। If radiation shows dual aspect, so should matter. अगर रेडिएशन ड्यूअल एस्पेक्ट दिखा रहा है तो मैटर भी ड्यूअल एस्पेक्ट दिखानी चाहिए। मैटर मतलब पार्टिकल, मैटर मतलब कोई ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास है, उसका भी ड्यूअल नेचर दिखना चाहिए। अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर दिखता है तो मैटर का भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर दिखना चाहिए। ऐसा उसने बोला, और उसने कैलकुलेशन किया। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसने प्रपोज किया कि पार्टिकल ऑफ मास m जितने मास वाला पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड v जितनी स्पीड से अगर वो मूव करता है, m जितने मास वाला पार्टिकल v जितनी स्पीड से अगर मूव करता है, तो अगर ये पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेव करता है, मान ले एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास है m और वो वेलोसिटी v जितनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ऐसा पार्टिकल, ये मैटर, अगर वेव की तरह बिहेव करे तो उस वेव का वेवलेंथ क्या होगा? तो उस वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है वो डी ब्रोगली ने दे दिया। ठीक है, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, आप सब जानते हो कि m जितने मास वाला पार्टिकल v जितनी वेलोसिटी से अगर मूव करता है, और अगर वो वेव की तरह बिहेव करे, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। mv को हम मोमेंटम भी बोलते हैं, इसलिए h अपॉन p भी लिखा जाता है उसको। इसको बोला जाता है डी ब्रोगली रिलेशन। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले तो ये स्टेटमेंट क्या है और ये डी ब्रोगली का जो रिलेशन है वो क्या कहना चाहता है वो समझ लीजिए सबसे पहले। ठीक है, उसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि नेचर में सिमेट्री है, और सिमेट्री की वजह से अगर कोई रेडिएशन जो है, ठीक है, अगर कोई रेडिएशन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, मतलब मैटर की तरह बिहेव करता है, तो मैटर भी कोई मैटर यानी कोई पार्टिकल भी वेव की तरह क्या करनी चाहिए, बिहेव करनी चाहिए। और अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, ऐसा पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव करता है, तो उस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ लैम्बडा h अपॉन mv जितनी होती है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज। समझ में आ गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था?
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, समझने में गलती करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज का ड्यूअल नेचर होता है, बस दिमाग में ऐसा ही होता है। लेकिन ड्यूअल नेचर क्या है? ऐसा कुछ है, अगर वेव है तो वो पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा, अगर पार्टिकल है तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। एक्सचेंज होने वाली बात है, यहाँ पे एक्सचेंज होने वाली बात है। मतलब अगर आप कोई फिनोमिना नेचर का है, उसको पकड़ते हो कि चलो ये फिनोमिना मुझे एक्सप्लेन करना है, तो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए आपको या तो पार्टिकल नेचर चूज करना पड़ेगा या तो वेव नेचर चूज करना पड़ेगा। उस फिनोमिना के लिए ड्यूअल नेचर नहीं होगा। समझ लीजिए, ड्यूअल नेचर क्या है? अपने आजू बाजू जो कुदरत है, हमारी नेचर है, उसके लिए ये ड्यूअल एस्पेक्ट्स है। लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिफाइन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर नेचर ही काम में आने वाला है। जैसे अगर आप चाहते हो कि इंटरफियरेंस नाम का एक फिनोमिना है, वो एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए सिर्फ वेव नेचर ही काम में आएगा। वहां पे आप पार्टिकल नेचर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो फेल हो जाओगे। जैसे हमने अभी देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर ही काम में आएगा। अगर आप वहां पे वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो अगेन आप फेल हो जाओगे। मतलब कोई एक पर्टिकुलर फिनोमिना को जब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, तब एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर फिनोमिना, उसके लिए सिर्फ एक नेचर वैलिड होता है, उसके लिए दोनों नेचर वैलिड नहीं होते। बट कुदरत के लिए दोनों नेचर वैलिड है। मतलब किसके? मैटर के दोनों नेचर हो सकते हैं। मैटर मैटर के फॉर्म में भी हो सकता है, मैटर रेडिएशन के फॉर्म में भी हो सकता है। रेडिएशन जो है वो मैटर के फॉर्म में हो सकता है, रेडिएशन वेव के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब इस तरह से ये ड्यूअल नेचर हुआ। लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर फिनोमिना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ एक नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी आपके दिमाग में। अब देखिए, ये पार्टिकल जो है, हमने क्या बोला कि कोई पार्टिकल है, जो कोई मैटर है जिसका मास m है। m जितने मास वाला पार्टिकल अगर v जितनी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है भाई? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। ऐसा फॉर्मूला हमने देखा। अब बात करते हैं फोटोन की। बात करते हैं किसकी? फोटोन की बात करते हैं। तो फोटोन के लिए क्या हम डी ब्रोगली वेवलेंथ अप्लाई कर सकते हैं? टेक्निकली फोटोन का तो मास ही नहीं होता। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए हम डिफाइन करते हैं? ऐसे पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं जिसके पास क्या होता है? मास होता है। ठीक है, m जितने मास वाला पार्टिकल v जितनी वेलोसिटी से मूव करे तो क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है। समझ लो, मतलब अगर पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव, पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव, देन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास ही नहीं है, तो मास नहीं है कोई पार्टिकल के पास, यानी फोटोन, तो उसके लिए तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p डिफाइन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू अवर बेसिकली थ्योरी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फोटोन के लिए भी हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में P इज इक्वल टू ई बाई सी, ये फोटोन का मोमेंटम है, आप सब जानते हो। अब एनर्जी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? HF लिख सकता हूं ना। एनर्जी की जगह पे HF लिख सकता हूं, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि E बाई सी इज इक्वल टू HF बाई सी इज इक्वल टू P हो गया। अब इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं इस H के नीचे P लेके आता हूं, H के नीचे P लेके आता हूं, तो H बाई P, इस इक्वेशन से H बाई P का वैल्यू क्या C बाय F होगा? हाँ या ना? जस्ट इमेजिन कीजिए, बताइए मुझे। जरा चेक करना है तो कर लीजिए। देखिए, P इज इक्वल टू HF अपॉन C है। ओके, P इज इक्वल टू HF अपॉन C है। तो क्या हो जाएगा? PC इज इक्वल टू HF हो जाएगा। तो इसके ऊपर से H के नीचे अगर मैं P लेके आता हूं, तो C के नीचे मुझे क्या लेके आना पड़ेगा? F लेके आना पड़ेगा। और ये C बाय F क्या है? ये C बाय F ये है, वेवलेंथ ही होता है कि नहीं होता? तो कि वेवलेंथ ऑफ वेव होता है ये। और H बाई P क्या है? तो कि ये वेवलेंथ
ऑफ बेसिकली मैटर होता है ना, बिकॉज ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये। तो इससे हमको क्या पता चला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, वो वेव की वेवलेंथ के बराबर होती है। इसका मतलब क्या, समझने की कोशिश करते हैं। चलो मान लीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बना हुआ मानते हैं फोटोन से। हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे फोटोन्स मिलके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्बडा जितनी है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा जितनी है, और ये लैम्बडा कितना होता है भाई, c by f के जितना होता है, where c is the speed of electromagnetic wave and f is the frequency of this electromagnetic wave। समझे? तो यहाँ पे हमने ऐसा प्रूव किया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करने वाले फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर होती है। ये फोटोन पार्टिकल है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है उसकी, क्योंकि h बाई पी होती है ना, h बाई पी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ उस वेव को क्रिएट करने वाले फोटोन की वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर होती है। ये फोटोन और कोई नहीं है, ये फोटोन वही फोटोन है जो फोटोन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ फोटोन्स। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में थियोरेटिकल फिजिक्स के अंदर डीप लेवल पे पढ़ोगे तो यहाँ पे क्वांटम फील्ड थियरी आएगी, QFT कहते हैं उसको, क्वांटम फील्ड थियरी। और उस क्वांटम फील्ड थियरी का जो बेसिक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अलग अलग फील्ड लिए जाते हैं, फिर उस फील्ड का क्वांटाइजेशन किया जाता है। क्वांटाइजेशन मतलब अपने चैप्टर 1 को याद करो, मैंने बोला था, गाजर वाला एग्जांपल लिया था, अगर किसी को याद है तो। एक बड़े गाजर को ले लेते हैं और उसको टुक टक 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 टुकड़े करते हैं अगर हम उसके, ठीक है, बड़े बड़े गाजर को लेकर उसके छोटे 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 टुकड़े करते हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे कि लास्ट छोटा पीस जो हमको मिलेगा वो क्या हो, अनडिविजिबल हो। तब तक हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो हम क्वांटम फील्ड थियरी में कोई भी फील्ड ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस फील्ड को अगर मैं क्वांटाइज करूं ना, तो क्वांटाइजेशन करने के बाद जो पार्टिकल मुझे मिलेगा वो पार्टिकल होता है फोटोन। ठीक है, वो पार्टिकल फोटोन होता है। इसका मतलब ये है कि हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ फोटोन्स। तो यहां पे फिर से मैं बताता हूं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन से बने हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ लैम्बडा c बाय f जो होती है, वो उसी वेव के जो फोटोन्स है, उसी वेव के जो फोटोन्स है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ h बाई p होती है, उसके बराबर होते हैं। ये कहने का उसका मतलब है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान से इसको फिर से देखिए और फिर से पढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में जो हमको जानना था। अब उसके ऊपर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखिए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, आपके सामने ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए जरा। वाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो हमारे आजू बाजू होते हैं डेली लाइफ में, जैसे एक बॉल हो सकता है, ठीक है, एक मार्बल छोटा सा जो खेलने वाला मार्बल होता है बच्चों का, वो हो सकता है, आपके घर का टेबल हो सकता है, आप खुद हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हमारे आजू बाजू जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ओके, डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज, वो वेव लाइक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, वो पार्टिकल की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। मतलब अगर मैं बॉल की बात करूं तो बॉल, मुझे अगर रूटीन में बॉल की मोशन का या फिर बॉल के रिलेटेड कुछ भी अगर स्टडी करना है तो आई हैव टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर बॉल लाइक अ पार्टिकल। एक छोटा सा मार्बल है बच्चे को खेलने वाला, जो कंचा
होता है ना, कंचा, गोटी, लखोटी, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो छोटा सा मार्बल होता है बच्चों के खेलने का, हम उसको क्या करेंगे, पार्टिकल की तरह ही ट्रीट करते हैं, हम उसको वेव की तरह ट्रीट नहीं करते रूटीन लाइफ में। तो ये रूटीन लाइफ में आजू बाजू जो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी, सब एटॉमिक डोमेन में अंदर जाए हम, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, फोटॉन्स है, तो उसको हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या करते हैं, वेव की तरह ट्रीट करते हैं। इसका रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है भाई इसका। तो देखिए मैं रीजन यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, लेमड़ा है h अपॉन एम वी, ठीक है, लेमड़ा है h अपॉन एम वी। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, m इज लार्ज, है कि नहीं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए मास क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना, तो m लार्ज होता है तो क्या होगा, लेमड़ा छोटा हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, चलिए मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा मार्बल है, 4 मार्बल, जिसका मास ले लेते हैं 10 ग्राम, छोटा सा एक मार्बल है, बच्चों के खेलने वाला मार्बल, उसका मास ले लेते हैं 10 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 10⁻² किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं, ये मार्बल मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। किसी बच्चे ने मार्बल फेंका, ठीक है, ऐसे ऐसे फेंका या ऐसे फेंका, किसी तरह से फेंका, और उसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो क्या होगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लैंक कांस्टेंट है। मास उसका जो है वो 10⁻⁻² है, और ये है 5, है ना। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 13.24 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा, और यहां पे 10⁻⁻1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है, ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, तो कि ये हो जाएगी 13.24 इंटू 10⁻⁻33 हो जाएगा, है ना। या फिर अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो 1.324 इंटू 10⁻⁻32 मीटर। अब छोड़ो ये 1.324 को, अब पीछे का पावर जरा देखो, पावर जरा देखो, 10⁻32 मीटर, इतनी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आप जानते हो क्या होता है ना, अगर कोई मान लो ऐसे वेव है, ठीक है, तो उसके दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। तो अगर इस मार्बल को हम वेव की तरह मान लेते हैं, मान लिया रूटीन लाइफ में मार्बल पार्टिकल नहीं है, वेव है, ऐसा मान लेते हैं, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻32 मीटर्स। तो ये वैल्यू तो मेजरेबल भी नहीं है ना, 10⁻⁻32 मीटर की लेंथ, कैन यू मेजर। अगर ऐसा वेव जा भी रहा है, तो ऐसे वेव की जो वेवलेंथ है, आपको उसके दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू मेजर इट, यू विल लुक लाइक दिस पर्टिकुलर एरो। आपको तो एक पार्टिकल अगर वेव की तरह है, वो वेव भी आपको अगर मान लो आंखों से दिखता तो भी एक एरो की तरह दिखता, ठीक है, वो वेव की तरह नहीं दिखता आपको। तो दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल कि आप मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इसको वेव की तरह ट्रीट करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको वेव की तरह ट्रीट करने में कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। और इसी तरह से अगर आप चेक करना है तो कर लो, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ को निकालो, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूला में रखो। कौन से फॉर्मूला में रखना है भाई, इस फॉर्मूला में m की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो कोई भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप ले सकते हो, से 1000 मीटर पर सेकेंड, कोई भी रैंडम वेलोसिटी ले सकते हो। अगर बहुत ही अगर मान लो अच्छी जगह पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कंडक्टर के अंदर तो आप जानते हो चैप्टर 3 में सर्टेन मिलीमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होती है। तो आप कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन वहां पे भी जो वेवलेंथ मिलेगी उसके मास की वैल्यू देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 10⁻⁻31 के ऑर्डर में होता है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10⁻⁻31 आएगा, और ऊपर h जो है वो 10⁻⁻34 के ऑर्डर में होता है।
तो भी ये 10⁻³ के ऑर्डर में आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा ना इलेक्ट्रॉन के लिए वो 10⁻³ के यानी मिलीमीटर के ऑर्डर में आएगा। और मिलीमीटर जो है वो तो मेजरेबल है, अपने स्कूल में अपने कंपास में जो स्केल होती है ना उस स्केल से भी आप उसको मेजर कर सकते हो, है ना, या वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर स्क्रू से भी आप मेजर कर सकते हो। मतलब इतनी लेंथ है जो मेजरेबल है, जो हम रूटीन में यूटिलाइज होने वाले इंस्ट्रूमेंट को लेके भी हम मेजर कर सकते हैं। मतलब वो कंसिडरेबल है, मेजरेबल है मतलब कंसिडरेबल है, हमको वो माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो हमको दिखती नहीं, वो दिखती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को मुझे वेव की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आप समझोगे सर ये तो लफड़ा हो गया, पार्टिकल है तो वेव की तरह ट्रीट करो, ये कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन तो हम बरसों से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, तो सही बात है इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, बट जब उस इलेक्ट्रॉन को आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में या कोई किसी अप्रोच में या किसी थियरी के अंदर जब आप उसको कंसीडर करोगे, जब क्वांटम मैकेनिकल लेवल पे, तब आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह नहीं वेव की तरह ट्रीट करोगे। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो है कि नहीं? सही बोलो, कंफ्यूजन तो है। जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे भी ये कंफ्यूजन था कि साला पता ही कब चले कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी कभी पार्टिकल लेना है, कभी कभी वेव लेना है, तो कब पार्टिकल लेना है, कब वेव लेना है? ऐसा कोई राज है, ऐसा कोई सीक्रेट है जो सीक्रेट हमको पता चल जाए और उस सीक्रेट को लेके हम क्या करें, जस्टिफाई कर दे कि भाई चलो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, पार्टिकल ही लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को वेव ही लेंगे? उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं, चिंता मत करना, आज के लेक्चर में ही आने वाला है। लेकिन ये मेजोरिटी लेवल पे बात कर रहा हूं। मेजोरिटी लेवल पे मतलब मेजोरिटी लेवल पे हम आजू बाजू के रूटीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उसको वेव लाइक कंसीडर नहीं करते, उसको पार्टिकल लाइक कंसीडर करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हम उसको वेव की तरह मेजोरिटी ऑफ द टाइम ट्रीट करते हैं। समझ में आया? और उसका रीजन जो है वो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, और उस कैलकुलेशन का जो सम अप है, कंबाइंड स्ट्रक्चर है, जो भी है एक समरी है, वो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में आपके सामने लिख दिया है। यू कैन रीड दैट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये वही लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की है, ठीक है? कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। तो कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उसका मास बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, और इतनी छोटी हो जाएगी हम उसको मेजर नहीं कर सकते। और सब एटॉमिक लेवल पे ऐसा नहीं होता, वहां पे मेजरेबल होता है। एंड दैट्स व्हाई वी ट्रीट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एज अ पार्टिकल। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने जो पढ़ा, उस हाइपोथेसिस के ऊपर से, इस हाइपोथेसिस के ऊपर से हम क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए पहला कंक्लूजन ये है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो वेलोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है ना। लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वेलोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी ना। तो ऐसा कोई पार्टिकल की जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, तो ऐसे पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। दैट इज फर्स्ट थिंग। फिर हमने ये भी देखा कि मास की बात भी आती है, लेकिन एक बात, वेलोसिटी की बात आई है तो वेलोसिटी के साथ साथ ये भी देख लो कि लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। मान लो कोई वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल कहां पे है, रेस्ट पे है। तो ऐसा कोई पार्टिकल के जो रेस्ट पे है, तो ऐसे पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी होगी? तो रेस्ट पे है तो v को 0 करो तो लेमडा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इतना बड़ा वेवलेंथ है वो हम विजुलाइज नहीं कर सकते। हाँ मेजरेबल, मतलब इतना छोटा नहीं है कि मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये इतना बड़ा है कि उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे वेव को हम कभी विजुलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको मिलती है तो वो पार्टिकल कभी स्टेशनरी नहीं हो सकता। समझ में आया? ये दिमाग में रखना। अगर कोई पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको अगर मिलती है तो वो पार्टिकल कभी भी स्टेशनरी नहीं हो सकता है, ये दिमाग में याद रखना। फिर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है। लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। मास जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब यह है कि हैवी पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी। और लाइट पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब लाइट पार्टिकल आर मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेव व्हाइल हैवी पार्टिकल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स पार्टिकल। यू नो, अभी हमने इसका एग्जांपल देखा थोड़ी देर पहले।
ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, ठीक है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास अलग अलग है, इसलिए उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती, अलग अलग होती, डेफिनेटली अलग अलग हो। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम होता तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती, सेम होती। अगर उसकी वेलोसिटी भी सेम होती तो की बात है, ठीक है। मतलब चार्ज पे वो डिपेंड नहीं करते, चार्ज बदल जाए कोई पार्टिकल का, लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं बदलेगी प्रोवाइडेड उसका मोमेंटम क्या है, सेम है। मतलब दिखा देता हूं मैं, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मेरे पास दो पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। 1 की वेवलेंथ सॉरी मोमेंटम क्या होगा, पी, और 2 का मोमेंटम क्या होगा, वो भी होगा पी। दोनों, एक पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल मान लो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, लेकिन दोनों का मोमेंटम क्या है, पी है, तो उस दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी वो सेम होगी। फिर मैटर वेव, मैटर वेव क्या होता है भाई, ये कोई नया चीज आया? तो मैटर वेव यानी अगर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है तो ऐसे पार्टिकल का जो वेव मिलेगा उस पार्टिकल के वेव को क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। और उस मैटर वेव का वेवलेंथ क्या होता है, तो कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। फिर से बताता हूं, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है तो ऐसे वेव को, पार्टिकल के वेव को क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। तो वह मैटर वेव जो होता है वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको पास होने के लिए, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर कोई वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है तो ऐसे वेव को कौन सा वेव बोलते हैं भाई, नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे ना। तो मैटर वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। और मैटर वेव जो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं बोल सकते, ठीक है। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चार्ज अगर मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। और अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जिस्टेंस की एसेंशियल कंडीशन है कि उसका प्रोडक्शन होता है ऑसिलेशन ऑफ चार्ज या फिर एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज से। यहाँ पे मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है क्योंकि वो कोई चार्ज को एक्सेलरेट करके प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, इतना याद रखना, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैटर वेव्स आर प्रोबेबिलिटी वेव्स and its amplitude gives the probability of the existence of the particle of that point। अब ये चीज क्या है उसके बारे में मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा आपको आज के लेक्चर में ही, ठीक है। तो अभी उसके लिए वो टाइम नहीं आया है उसको चीज को समझाने के लिए, लेकिन जस्ट आई एम कलेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स। तो उस पॉइंट को मैंने हाईलाइट करके लिखा है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमने पढ़ा क्या है भाई, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो उस डी ब्रोगली वेवलेंथ के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो इस टेबल में आपके सामने रख दिए गए हैं। मतलब आपको जब न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग चीजें आपको दी जाएगी और उस अलग अलग चीजों के ऊपर से आपको बोला जाएगा कि आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करो, ठीक है। तो उसके फॉर्मूला कैसे हो सकते हैं वो आप देख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है, किसी पार्टिकल का मास दे दिया है, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दे दिया है और आपको पूछे कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपके सामने फॉर्मूला रेडीमेड पड़ा हुआ है, इट इज नॉट अ बिग डील। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, समझ में आ जाने वाला फॉर्मूला है ये, बहुत इजी। कभी कभी आपको मास और वेलोसिटी नहीं दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि आपके पास इस पार्टिकल का मोमेंटम इतना है और आप डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो, और मोमेंटम दिया है और डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला रेडीमेड आपके पास पड़ा हुआ है। अब अगर कोई पूछता है कि आपके पास मोमेंटम नहीं दिया गया, मास नहीं दिया, वेलोसिटी नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दे दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी इतना है,
मान लीजिए अपने एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं कि मान लीजिए एक प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन का मास होता है कितना भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और इस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई है। काइनेटिक एनर्जी है 100 MeV, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको दे दी गई है और आपको बोला जाए कि इस प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, ठीक है। प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। देखो ये वर्ड कभी बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे, कौन सा वर्ड, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ऐसा कभी कभी ऐसा भी बोलेंगे कि कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए एज अ स्टूडेंट मैं ऐसे स्टेटमेंट से बहुत कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि मेरे पास दो फॉर्मूला होते थे। एक फॉर्मूला हमारा फेमस फॉर्मूला है E इज इक्वल टू HC बाई लेमड़ा, और उसके ऊपर से लेमड़ा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, HC बाई E, है ना, ये एक फॉर्मूला है। और अभी हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी फॉर्मूला निकाला है H अपॉन MV। तो देखो ये फॉर्मूला में कभी कभी हम क्या करते हैं, ड्रैग हो जाते हैं कि यहाँ पे तो एनर्जी दिया है और एनर्जी का लेमड़ा के साथ रिलेशन तो ये वाला है, तो लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला में E की जगह पे ये एनर्जी की 100 MeV की जो वैल्यू है वो डाल देते हैं और कैलकुलेशन करके आ जाते हैं। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप गलत होंगे। आपको फोकस करना है वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। समझो ये जो फॉर्मूला है लेमड़ा इज इक्वल टू HC बाई E, ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला है फोटोन के लिए, याद रखना फोटोन, ठीक है, रेडिएशन के लिए है ये फॉर्मूला। ये रेडिएशन और फोटोन के लिए ही यूटिलाइज किया जा सकता है, बाकी कोई मास वाला पार्टिकल है तो उसके लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। क्योंकि सोचो टेक्निकली मास वाला पार्टिकल तो वेव होता ही नहीं, वो तो पार्टिकल होता है ना। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बोला कि कोई मास वाला पार्टिकल अगर वो वेव की तरह बिहेव करता है तो ऐसे मैटर वेव के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, H बाई P है। तो जब भी कोई मास वाला पार्टिकल आपके सामने आए और उसके लिए अगर आपको वेवलेंथ निकालनी हो तो याद रखना हमेशा आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है, लेमड़ा इज इक्वल टू HC अपॉन E को यूटिलाइज नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ की जब बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हमने क्या बोला, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी मैंने दे दिया 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मुझे उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमड़ा कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो लेमड़ा का फॉर्मूला तो हमारे पास H अपॉन P है और हमको तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो क्या करें, ऐसा काइनेटिक एनर्जी वाला कोई फॉर्मूला है लेमड़ा का, तो चलो निकालते हैं। तो देखो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी E जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, p² अपॉन 2m बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इसके ऊपर से p² क्या हो जाएगा, ट्वाइस ME हो जाएगा और उसके ऊपर से P का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट ट्वाइस ME। तो क्या करेंगे, P की जगह पे अंडर रूट ट्वाइस ME रख देंगे। अब डायरेक्टली ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, प्रोटॉन का जो मास है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, H तो हमको पता ही है और आपको क्या मिल जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर हमको दिया है तो लेमड़ा का फॉर्मूला यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला H अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ME होगा, ठीक है। अब अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी p² अपॉन 2m से मुझे P क्या मिला, तो कि अंडर रूट ट्वाइस m, काइनेटिक एनर्जी को K लिखो या फिर E लिखो, डजंट मैटर, ओके। ये पहली चीज है। फिर दूसरी चीज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ऐसा भी है, हाफ mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं qv0 से कंपेयर करूं, qv0 इज बेसिकली एनर्जी, है ना, qv0 एनर्जी है, तो इस पर्टिकुलर एनर्जी को लेके मुझे क्या मिलेगा, mv² की वैल्यू 2qv0 मिलेगी। अगर दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m² v² मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस mqv0 मिलेगा और उसके ऊपर से p जिसको हम mv बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस mqv0 हो जाएगा और उसके ऊपर से
डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है लैम्ब्डा कितनी मिलेगी, h अपॉन पी, पी की जगह पे मैं क्या रखूं, अंडर रूट ट्वाइस एम क्यू वी जीरो रख देता हूं। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला मिला। यहां पे एक लैम्ब्डा कितना मिला था भाई। फिर तीसरी चीज देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल को मिलती है गर्मी से, मतलब हीट एनर्जी से किसी पार्टिकल को हम क्या करते हैं, मूव कराने की कोशिश करते हैं, यानी हीट एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हीट एनर्जी आप जानते हो 3/2 kBT होता है। तो यहां से क्या होगा, एम वी स्क्वायर क्या होगा, 3 kBT होगा। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3m kBT होगा। और इसके ऊपर से मुझे P इज इक्वल टू एम वी क्या मिलेगा, तो कि अंडर रूट 3m kBT मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। और हेंस डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर मुझे लिखनी है तो क्या होगा, अंडर रूट 3m kBT आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे मेंशन करके मैंने रखी हुई है, यू कैन सी दैट। ओके, मतलब क्वेश्चन में आपको कौन सी क्वांटिटी दी जाएगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ऐसे सिचुएशन में आपके सामने सारे फॉर्मूला मैंने रेडी रखे हैं, आपको ये फॉर्मूला सारे याद रखने हैं सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट डायरेक्टली। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने कैलकुलेशन अभी दिखाई वो कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। आपके लिए मैं कैलकुलेशंस करके रख देता हूं एक बार, सो दैट व्हेनेवर यू वांट टू रेफर इट यू कैन रेफर इट। ओके, तो पहली कैलकुलेशन फिर से दिखाता हूं मैं, देखो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलेंगे E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसके ऊपर से P का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 2me, और उसके ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, लैम्ब्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन p विच इज बेसिकली h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस me। फिर दूसरा काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं बोलता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, उसको मैं क्यू वी जीरो के साथ कंपेयर करूं तो इसके ऊपर से एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो मुझे मिलेगा ट्वाइस एम क्यू वी जीरो मिलेगा। उसके ऊपर से P जो मिलेगा वो अंडर रूट ट्वाइस एम क्यू वी जीरो होगा। और देयरफॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ H अपॉन P जो होगी वो होगी अंडर रूट 2m क्यू वी जीरो होगा। फिर तीसरा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर को अगर थर्मल एनर्जी के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो तब 3/2 आता है। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर f/2 kBT करना पड़ेगा। ये याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स 11 साइंस वाला वो भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर से मुझे क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3m kBT आएगा। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f है तो यहाँ पे fm kBT आ जाएगा। उसके ऊपर से मोमेंटम का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 3m kBT। kb इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर। तो उसके ऊपर से मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है h/p उसका फॉर्मूला मुझे मिल चुका है। कितना मिला भाई, 3m kBT, है ना। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो आपको कौन सी चीजें क्वेश्चन में दी गई है और उसके ऊपर से आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना है, वो सारे फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ के जो भी पॉसिबल है वो मैंने आपके सामने रख दिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना तब उसमें इलेक्ट्रॉन की बात ज्यादा आती है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस फॉर्मूलाज, तो फिर मैंने वो कैलकुलेट करके डायरेक्टली लिख दिया है। यू कैन सी दैट, है ना, समझ में आया। वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रॉन की दी गई है तो यू जस्ट हैव टू पुट द वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, खत्म, लैम्ब्डा डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, मोमेंटम दिया है इलेक्ट्रॉन का अगर आपको तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, काइनेटिक एनर्जी दी है तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, पोटेंशियल दिया है तो यहाँ पे, टेम्परेचर दिया है तो यहाँ पे। ठीक है, कौन सी चीज दी है उसकी वैल्यू डाल दो और लैम्ब्डा की वैल्यू से आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ
कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला अगर याद रहते हैं तो अच्छा है, फिर भी आई स्टिल सजेस्ट कि इसको याद मत रखना, क्योंकि अगर एग्जाम में इलेक्ट्रॉन के बारे में आया और आपने डायरेक्टली याद है ये फॉर्मूला और डायरेक्टली इसको लिख दिया, देन एग्जामिनर विल नॉट बी अलाउइंग दिस एक्चुअली। एग्जामिनर अलाउ करेगा आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली लिखो, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्क्स देख के जाना। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है देन यू हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इस पेज पे डिराइव किया। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। ओके, वो सब मार्क्स देख के थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर एमसीक्यू की बात आती है तो आप डायरेक्टली यूटिलाइज कुछ भी कर सकते हो जो आपके दिमाग में आए, जो आपके मन में आए, ठीक है। आई एम जस्ट लिविंग इट अप टू यू। ओके, आपको क्या इजी लगता है, क्या कंफर्टेबल लगता है। चलिए, अब बात करनी है डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। अब ये चीज क्या है, इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे देता हूं। वैसे ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं वो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में क्या आता है सुन लीजिए जरा ध्यान से, इतनी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए तो ये एक्सपेरिमेंट आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक वेव है ये, और ये दूसरा वेव है। जब दोनों वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवरलैप होते हैं, ठीक है, सुपर इंपोज होते हैं। मान लो ये वेव यहां से आ रहा था और यहां पे सडनली कोई ऑब्स्टेकल मिला उसको। ऑब्स्टेकल मिलने की वजह से वो वेव की डायरेक्शन क्या हो गई, थोड़ी चेंज हो गई। सिमिलरली ये जो वेव है वो भी यही सीधा ही आ रहा था, लेकिन यहां पे उसको कोई ऑब्स्टेकल मिला और उस ऑब्स्टेकल की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब पहले ये दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो कभी मिलने वाले नहीं थे, लेकिन अब आने वाले ऑब्स्टेकल की वजह से ये दोनों वेव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गई कि वो वेव क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाएंगे। तो ये कोई ऑब्स्टेकल के पास आके वेव का जो डायरेक्शन का चेंज हो जाना, उसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बस एक ऑब्स्टेकल के पास कोई वेव आता है और उस ऑब्स्टेकल की वजह से वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के बाद ये जो वेव यहाँ पे इंटरफियर होंगे, इंटरफियर मतलब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, सुपर इंपोज होंगे, तो क्या हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला वेव ऐसा हो सकता है और दूसरा वेव ऐसा हो सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, फेज में हो सकते हैं। दोनों फेज में होने का मतलब कि दोनों के मैक्सिमम एक साथ मिलेंगे, दोनों के मिनिमम एक साथ मिलेंगे, है ना। इस तरह से अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलने वाला रिजल्टेंट वेव जो होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा। मान लीजिए इस वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, इस वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेव मिलेगा उस वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2, है ना। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेव है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज इस तरह से हो कि वो दोनों एक दूसरे से क्या हो, ऑपोजिट फेज में हो, आउट ऑफ फेज हो। मतलब कुछ ऐसे, ये मैक्सिमम है तो ये इसका मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमम सुपर इंपोज होगा, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम सुपर इंपोज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट वेव वहां पे मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड जो है वो A1 माइनस A2 हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप 11th में पढ़े हो कि कोई भी वेव का इंटेंसिटी जो होता है I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो नेचुरली अगर ये पहला वाला सिचुएशन इस पॉइंट P पे बना तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, और इंटेंसिटी बढ़ जाने की वजह से वो पॉइंट क्या दिखेगा, एकदम ब्राइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है, मान लो कि ये वेव यहाँ पे इकट्ठा हुए होते और यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिलता जहां पे कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, A1 माइनस A2 हो जाएगा, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा,
रिड्यूस हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड रिड्यूस होने की वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिचुएशन क्या होगी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डार्क दिखेगा, क्योंकि इंटेंसिटी कम है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई वेव आ रहा है ऐसे, और उसको रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल मिले, और ऑब्स्टेकल की वजह से वो पाथ अपना क्या कर देगा, चेंज कर दे, तो ये जरूरी नहीं है कि ये वेव होता है, उसमें बहुत सारे बीम होते हैं ना। वेव इज नॉट जस्ट अ सिंगल वेव, देयर आर, अगर मान लो कोई सोर्स है, ये वेव आया कहां से, मान लो ये कोई सोर्स है जहां से ये सारे वेव निकले होंगे, तो सोर्स में से थोड़ा एक ही वेव निकलेगा, बहुत सारे वेव निकलेंगे। तो बहुत सारे वेव में से कुछ वेव यहाँ पे सुपर इम्पोज हुए, कुछ वेव क्या हुए, यहाँ पे सुपर इम्पोज हुए, कुछ वेव यहाँ पे सुपर इम्पोज हुए, है ना, कुछ वेव यहाँ पे सुपर इम्पोज हुए, कुछ वेव जो है वो यहाँ पे सुपर इम्पोज हुए। तो इसमें से हो सकता है कि मान लो ये ब्राइट हो तो ये डार्क होगा, फिर ये ब्राइट होगा, ये डार्क हो सकता है, ये डार्क हो सकता है ना, फिर ये ब्राइट होगा। मतलब अगर ये ऑब्स्टेकल के पास से वेव अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसको क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो डिफ्रैक्शन के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन रख दूं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मैं कोई स्क्रीन रख दूं, तो स्क्रीन पे मुझे क्या दिखेगा, ऐसे रीजन दिखेंगे जिसमें कुछ रीजन ब्राइट होंगे, कुछ रीजन डार्क होंगे, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क, ऐसे मतलब अपने जिब्रा क्रॉसिंग होता है ना, वैसे चटे पटे बन जाएंगे एकदम। ठीक है, जिब्रा क्रॉसिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे। वो जिब्रा क्रॉसिंग जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस ब्राइट डार्क स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्रिंजिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई, फ्रिंजिस बोला जाता है, समझ लेना। तो ये फ्रिंजिस दिखाई देगी आपको कहां पे, स्क्रीन पे। इतना चीज मैंने आपको यहां पे समझाया, डिफ्रैक्शन क्या होता है और उसमें फ्रिंज क्या होती है। एक ब्राइट है उसको फ्रिंज बोलते हैं, एक डार्क है उसको भी क्या बोला जाता है, फ्रिंज बोला जाता है। लेकिन बहुत ब्राइट डार्क उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं भाई, तो क्या फ्रिंजिस बोलते हैं ना, नाम सिंपल सा है, फ्रिंजिस। बहुत सारी है फ्रिंज तो फ्रिंजिस, अगर एक है तो फ्रिंज, सिंपल। तो ये फ्रिंज दिखाई देती है कहां पे, स्क्रीन पे। इतना चीज समझ लेना। ये डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करें उससे पहले ये चीज उसका प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब इसको पहले जान लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेविसन गर्मर वाला जो थियरी है उसके अंदर क्या करेंगे, हम एंटर होंगे। ठीक है, तब तक उसमें हम एंटर नहीं होंगे। आई होप कि ये चीज बहुत क्लियर हो चुकी है आपको। अब अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। ये डेविसन और गर्मर ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। किसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, तो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। अब आप सोचोगे यार डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऐसा कहती है कि कोई पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है और उसकी वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p है। तो कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, तो ऐसा क्या प्रैक्टिकली देखा जा सकता है या फिर सिर्फ थियोरेटिकल चीज है ये। तो डेविसन गर्मर ने ये प्रूव कर दिया ये थियोरेटिकल चीज नहीं है भाई, प्रैक्टिकली भी आप इसको देख सकते हो। और इसका क्लू कहां से मिला, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना, दैट इक्वेशन इज फॉर इलेक्ट्रॉन। ये V0 जो है वो पोटेंशियल है। अब आप फिलामेंट जैसी कोई चीज जानते हो, फिलामेंट में क्या होता है कि वोल्टेज दिया जाता है और वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे एनर्जी देनी है तो एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। उसको गर्म करके भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जा सकती है, उसको पोटेंशियल देके भी उसको एनर्जी दी जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये वेवलेंथ का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, और इस फॉर्मूला से लेमड़ा की वैल्यू क्या मिलती है, देखो 0.112 नैनोमीटर मिलती है। कब, जब V0 की यानी पोटेंशियल कितना रखा जाए, 120 वोल्ट। मतलब एक फिलामेंट लिया जाए, फिलामेंट के अक्रॉस हमेशा बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है, और फिलामेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। वैसे थर्मल एनर्जी से काम करता है। फिलामेंट, बैटरी लगाओ, बैटरी से क्या करो, फिलामेंट को गर्म करो, गर्म करने के बाद थर्मल एक्साइटेशन होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आएगा। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि हमने बैटरी लगाया और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, तो ऐसा पता चलता है कि 120 वोल्ट का अगर हम बैटरी लगाते हैं
तो उसकी बैटरी लगाने की वजह से डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से अगर हम कोई कैलकुलेशन करें, किसकी कैलकुलेशन करें? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो वो वेवलेंथ कितनी मिलती है? 0.112। ये सिर्फ कागज पेन की बात है, कोई एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं है, याद रखना। लेमड़ा का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, 1.23 इंटू 10⁻⁹ अपॉन रूट पोटेंशियल, इतना मीटर, है ना। ये लेमड़ा का फॉर्मूला। कुछ लोग इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिखते हैं भाई, हाँ, कुछ लोग इसको क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। तो एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो क्या होगा? ये 12.3 अपॉन √V0 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको प्रिसाइजली बोलूं तो 12.27 आता है, ओके, 12.27 अपॉन √V0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं V0 की वैल्यू 120 वोल्ट रखूं तो लेमड़ा की वैल्यू मुझे मिलती है 0.112 नैनोमीटर, है ना, 0.112 नैनोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 1.12 एंगस्ट्रॉम। अब इसका कोई मतलब है? तो इसका मतलब है भाई, देखो क्या है इसका मतलब, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कागज पेन पे ये कैलकुलेशन हम करेंगे और कैलकुलेशन से ये आंसर जो मिला 0.112 नैनोमीटर या फिर 1.12 एंगस्ट्रॉम, ये कौन सा आंसर है? तो कि ये आंसर है दिस वेवलेंथ इज द ऑर्डर, सेम ऑर्डर ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स इन द क्रिस्टल। मेजॉरिटी ऑफ द क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल क्या होता है? तो क्रिस्टल एक सॉलिड मटेरियल होता है और क्रिस्टलाइन मटेरियल में क्या होता है? लेटाइस स्ट्रक्चर होता है, 11th में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल में लेटाइस स्ट्रक्चर होता है। तो मान लो लेटाइस स्ट्रक्चर ऐसा है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, ये लेटाइस स्ट्रक्चर के 2 लेयर है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है, आप सब जानते होंगे केमिस्ट्री में, अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री अगर पढ़ा है तो उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर सिखाए गए होंगे, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ यहाँ पे जस्ट आइडिया दे रहा हूं। मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस जगह पे हर जगह पे क्या है? लेटाइस पोजीशन है। क्रिस्टलाइन मटेरियल में हमेशा लेटाइस स्ट्रक्चर होता है और उसकी वजह से तो क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं? एकदम मजबूत होते हैं, उसका जो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई हो जाता है। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रिस्टल की एवरेज देखे तो ये 1.12 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। 2 लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो 1.12 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है, ठीक है, 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल आइडिया है। तो सिर्फ ये वोल्टेज की वैल्यू 120 वोल्ट रखने से ये जो लैम्बडा मुझे मिलता है ना, वो लैम्बडा किसके बराबर मिलता है मुझे? तो कि कोई भी क्रिस्टल के 2 लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के बीच, उस डिस्टेंस के वैल्यू के बराबर मुझे ये लैम्बडा की वैल्यू मिलती है। अब ये चीज जब देखी तब ये डेविसन गर्मर को एक आइडिया आया कि यार कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर हम उसका डिफ्रैक्शन करें, डिफ्रैक्शन यानी अभी हमने बोला कि अगर कोई वेव है उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है? डिफ्रैक्शन हो जाता है। तो सोचो जरा ध्यान से कि ये आपका एटॉमिक लेयर है एक, ये दूसरा एटॉमिक लेयर है, और इस एटॉमिक लेयर पे अगर हम कोई वेव अप्लाई करें और ये वेव का क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा। ये डिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये आने वाला वेव, इस वेव, ये एटम जो है दैट विल बिहेव एज एन ऑब्स्टेकल, और इस ऑब्स्टेकल की वजह से मान लो ये दूसरा वेव भी है ऐसा, और वो इस तरह से गया। आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा ब्रैग डिफ्रैक्शन या फिर ब्रैग रिफ्लेक्शन, जो भी बोलते होंगे, राइट। तो ये जो लेयर के बीच में से होने वाला डिफ्रैक्शन है, तो इस डिफ्रैक्शन को यूज करके हम ये 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसा आइडिया इस डेविसन गर्मर को आया, ओके। अब ये आइडिया ऐसे वैसे नहीं आया था, ये एक एक्सीडेंटली आया था, और ये बहुत ही हिस्टोरिक एक्सीडेंट था। मतलब उनकी लैब में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे
कि क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को अप्लाई कर रहे थे। उसका बेसिक सेटअप कुछ ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई करते थे, और इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई होगा तब वो पार्टिकल है, पार्टिकल जैसे ही अप्लाई हुआ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके क्या जाएगा, जहां पे उसको जाना चाहिए, वो सामने एक डिटेक्टर रखते थे, मैं उसके बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। तो उस लेबोरेटरी में क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट, और सिलेंडर ब्लास्ट में वो निकल क्रिस्टल का स्टडी कर रहे थे। तो वो निकल क्रिस्टल का जो स्टडी चल रहा था उसमें ब्लास्ट में वो निकल क्रिस्टल क्या हो गया, डैमेज हो गया, और अनफॉर्चुनेटली वही सरफेस डैमेज हुआ जो सरफेस का स्टडी चल रहा था, क्योंकि क्रिस्टल के तो बहुत सारे सरफेस होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें वहां वही सरफेस डैमेज हुआ जो सरफेस का वो स्टडी कर रहे थे। तो वो लोग घबरा गए, क्योंकि बहुत महीनों से एक्सपेरिमेंट चलता होता है, ऐसा नहीं है कि सुबह चालू किया दोपहर को खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे रीडिंग लेते हैं, क्योंकि जब रिसर्च होता है तब बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। पता नहीं कौन सी प्रोसेस, कितनी लंबी प्रोसेस से वो गुजर के उस लेवल पे पहुंचे थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और सडनली उसका जो सैंपल होता है निकल का क्रिस्टल वही डैमेज हो गया। तो उन्होंने हड़बड़ाहट में क्या किया, जो सरफेस पे डैमेज आया था, स्मूथ सरफेस थोड़ी खुरदरी बन जाती है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा सरफेस को गर्म किया, लिक्विफाई किया, थोड़ा सा फैला दिया, और फिर से उसको स्मूथ बनाने का कोशिश किया, और फिर से उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, रिस्टार्ट किया। डरे हुए थे ना, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिगड़ जाए, सालों की मेहनत या फिर महीनों की मेहनत फिर से करनी पड़े, तो दैट इज वेरी मच हर्ट, वो हर्ट करती है ना, बहुत टाइम लगता है सारी चीजों को अचीव करने में। तो हड़बड़ाहट में उन लोगों ने क्या किया, सरफेस को रीएडजस्ट करने की कोशिश की, सरफेस पहले जैसी बने ऐसी बनाने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट को क्या करना शुरू किया। जब एक्सपेरिमेंट दूसरी बार उन्होंने शुरू किया, तो पहले तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन आता था, रिफ्लेक्ट होता था, और डायरेक्टली डिटेक्टर के अंदर चला जाता था, और इलेक्ट्रॉन जब डिटेक्टर के अंदर जाता था तो गैल्वेनोमीटर वहां पे अटैच था, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता था, इंडिकेशन दिखा देता था, करंट दिखाता था, तो पता चल जाता था कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ गया, खत्म, ठीक है। तो वो था स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू निकल क्रिस्टल, ऐसा स्टडी चल रहा था। अब सडनली ये डैमेज होने के बाद फिर से जब किया एक्सपेरिमेंट, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, डिटेक्टर के पास कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, डिटेक्टर के पास कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं, समझ लो जरा ध्यान से, ये निकल का क्रिस्टल है, यहां से मान लो ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, टकरा के आ जाता है, यहां पे क्या होता है, एक डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्टर कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड होता है, जो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, बेसिकली ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और करंट से पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए। और ये जो डिटेक्टर है ना, वो मूवेबल डिटेक्टर होता है, इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे, सो दैट अलग अलग एंगल, इसको थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोला जाता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोला जाता है। और ये पूरा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है, सो दैट बाहर की कोई इफेक्ट इसके ऊपर ना हो, ठीक है। तो ये वैक्यूम चैम्बर पूरा वैक्यूम कर दिया जाता है, ऐसी चैम्बर बनाई जाती है और उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो हर बार क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होता था, गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता था, लेकिन जब ये क्रिस्टल डैमेज हुआ, निकल का क्रिस्टल, उस ब्लास्ट के बाद, और उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके जब इस क्रिस्टल को यहाँ पे फिर से रखा, और फिर से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन तो आया, और होपफुली क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर इस डिटेक्टर में जाना चाहिए था, और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जाके वो करंट को क्या करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। मतलब इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया वो हमको सिर्फ गैल्वेनोमीटर से पता चलता है, लेकिन अब जब ब्लास्ट के बाद इसको फिर से किया गया एक्सपेरिमेंट को, तब ये गैल्वेनोमीटर वाज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। उन्होंने बहुत सारा एडजस्टमेंट किया, निकल के क्रिस्टल को देखा, डिटेक्टर को चेक किया कि सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गन को चेक किया कि वो भी सही तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस इलेक्ट्रॉन आता था, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो था वो
इंडिकेट नहीं कर रहा था इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को। मतलब क्या है, इसका दो ही चीज हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे चला जाता है जो ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट नहीं करता है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिटेक्टर जो है वो मूवेबल डिटेक्टर था, आप कहीं पे भी उसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि शायद ये मटेरियल इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एब्सॉर्ब करे। निकल का क्रिस्टल ही शायद मटेरियल निकल का क्रिस्टल जो है वही इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एब्सॉर्ब कर ले, बाहर निकलने ही ना दे। वो भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर मान लो ये मटेरियल इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेता है तो इस इलेक्ट्रॉन की सरफेस एनर्जी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। तो उन लोगों ने वो भी चेक कर लिया, वो भी चेक किया होगा शायद, तो उससे भी पता चला कि ये एब्सॉर्ब भी नहीं हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया, इस जगह पे डिटेक्टर को निकाल दिया, इस जगह पे डिटेक्टर को निकाल दिया, और डिटेक्टर की जगह पे उन्होंने सोचा कि अपने क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ देखो ऑप्टिकल डिटेक्टर रखा जाए कोई। वो तो क्या था, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने वाला गैल्वेनोमीटर था, और यहां पे उन लोगों ने सोचा कि कोई ऑप्टिकल डिटेक्टर रखा जाए जो बेसिकली कोई वेव को डिटेक्ट करता हो। ठीक है, और उसका पर्पस ये नहीं था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे वेव मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो उनका पर्पस यही था कि ये सरफेस जो है उसको स्टडी करने वाला उसका अप्रोच था। तो उसकी वजह से कोई ऑप्टिकल डिटेक्टर रखा, जिसको आप स्पेक्ट्रोमीटर भी बोल सकते हो, लेबोरेटरी में होता है। जैसे ही ऑप्टिकल डिटेक्टर रखा, डेविसन गर्मर के होश उड़ गए। उनको क्या दिखा, फ्रिंजिस दिखा। उनको क्या दिखा, फ्रिंजिस दिखा। ठीक है, फ्रिंजिस क्या होता है भाई, अभी हमने पढ़ा, मैंने बोला था कि जब दो वेव कोई ऑब्स्टेकल के बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे और जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगे, तो एट दैट पॉइंट जहां पे वो सुपर इंपोज होते हैं वहां पे क्या तो या तो ब्राइट बनेगा या तो डार्क बनेगा, और वो पूरा जो स्क्रीन होता है वहां पे आपको क्या दिखेगा, जिब्रा जैसा, जिब्रा क्रॉसिंग जैसा, ब्राइट डार्क एक पैटर्न दिखाई देगा। उस पैटर्न को बोला जाता है फ्रिंजेस, है ना। तो ये शॉक हो गए कि फ्रिंजेस कहां से आए, और ये लोग तो पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे भाई, तो उनको डायरेक्टली पता चल गया फ्रिंजेस तभी मिलते हैं जब डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन तभी होता है जब वेव्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है और रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है भाई, रिफ्लेक्ट वेव हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया, आने वाला तो इलेक्ट्रॉन था, पार्टिकल था, जाने वाला क्या है भाई, वेव है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। इज दैट ट्रू, क्या है, सही है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने क्या किया। फिर देखो, पहले तो मैं वही बताता हूं कि उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। ये है फिलामेंट जो आप देख रहे हो, ठीक है। फिर फिलामेंट के साथ एक ये कंडक्टर है जो बैटरी कनेक्ट करने के लिए यूटिलाइज होता है, और ये एक सिलेंडर है जो उसके अंदर छोटा सा होल होता है। ये यहाँ पे मैं सिर्फ एक होल दिखा रहा हूं, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और उसको क्या कनेक्ट किया जाता है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। देखो, ए और सी के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए ये बैटरी लगाई जाती है भाई। ठीक है, और ये बैटरी होती है, वो बैटरी ये फिलामेंट के साथ लगाई जाती है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए। ये बैटरी जो है वी पोटेंशियल वाली बैटरी, वो बैटरी क्या करेगी, उस बैटरी की वजह से इस फिलामेंट के अंदर यानी कॉइल के अंदर करंट पास होगा। करंट पास होने की वजह से वो कॉइल गर्म होगी। गर्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर होंगे उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी। थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे। अब बाहर तो निकल गए, लेकिन मुझे उसको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। तो एक्सेलरेट करने के लिए बड़े हाई पोटेंशियल वाली ये बैटरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाता है, फिर क्या होगा, तो उसके बाद नीचे क्या लगाया है, निकल क्रिस्टल लगाया है, जैसे अभी हमने बताया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की ये निकल क्रिस्टल की एक सरफेस है। दिस इज द सरफेस। कौन सी सरफेस है, तो आप इसको क्रिस्टल लेटाइस वाली सरफेस बोल सकते हो। नहीं बोला हमने, क्रिस्टल की एक लाइन होती है उसको एक प्लेन बोलते हैं, क्रिस्टलाइन प्लेन। ऐसा एक क्रिस्टल लेटाइस का एक सरफेस है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराएगा और डिटेक्टर के अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराएगा, डिटेक्टर के अंदर चला जाएगा, और ये डिटेक्टर जो होता है वो क्या है, ऐसे ऐसे घूम सकता है
अलग अलग डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में घूमने वाला डिटेक्टर है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो फाई देख रहे हो आप, इस फाई को हम क्या बोलते हैं भाई, इस फाई को बोला जाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग का एंगल मेजर किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट है। टेक्स्ट बुक में यही फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। आप जरा ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, दे आर द सेम फिगर जो मैंने बनाया था और ये देख रहे हो, वो दोनों एक ही चीज है। देखो यहाँ पे फिलामेंट है, ये वो होल वाला जो सिलेंडर है वो है, ये जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूटिलाइज होती है, और ये जो है वो डिटेक्टर है जो बेसिकली क्या कर सकते हो, आप ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। और ये डिटेक्टर के पीछे देखो लिखा है 2 गैलोनोमीटर, है ना। 2 गैलोनोमीटर का मतलब ये डिटेक्टर के अंदर से गैलोनोमीटर कनेक्टेड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां पे डिटेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ, ये मैंने समझा दिया। इसी को यहाँ पे वर्ड्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ओके। और ये जो इस पर्टिकुलर फिगर में, इस टेक्स्ट बुक वाली फिगर में एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो क्या है, तो क्या थीटा है। टेक्स्ट बुक वाली फिगर में एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो थीटा है। तो मैंने यहाँ पे लिखने के टाइम पे भी ये थीटा लिखा है जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो चलो, ये हो गया सेटअप। अब डेविसन गर्बर ने क्या किया, तो डेविसन गर्बर ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ठीक है। कौन से वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक लिया। मतलब कौन सा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भाई, ये जो वोल्टेज है ना, ये वाला वोल्टेज, इनको 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक उन्होंने चेंज करते गए। 44 वोल्ट पे रखा, फिर 45, 46 ऐसे करते 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 68 तक वो गए। और उनको क्या पता चला, उनको ये पता चला कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया, फिर रिफ्लेक्ट क्या हुआ भाई, रिफ्लेक्ट हुआ वेव, है ना। रिफ्लेक्ट हुआ वेव, तो वेव की तो ब्राइटनेस क्या डिफाइन करेगी, उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करेगी ना। जो वेव यहाँ फ्रिंजिस होती है, तो फ्रिंजिस में क्या आता है, एक ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ऐसा आता है। तो ब्राइट में भी मान लो एक फ्रिंज है, दूसरी फ्रिंज है, तो दोनों की ब्राइटनेस में हो सकता है कि डिफरेंस हो, है ना। ये हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग एंगल पे अपना डिटेक्टर रखते गए, अलग अलग एंगल पे वो लोग क्या करते गए, डिटेक्टर रखते गए और चेक करते गए कि कौन से एंगल पे मिलने वाली फ्रिंजिस की ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। उनका काम यही था। तो देखिए अलग अलग यहां पे ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ क्या दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखो इस ग्राफ को। ये ग्राफ का मतलब ये है कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो जो रिफ्लेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ फॉर एग्जांपल थीटा जितने एंगल पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ग्राफ को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू I1 मिलेगी आपको। फिर अगर मान लो ऊपर से आने वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पूरा बीम होता है, बीम में मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एंगल पे स्कैटर होंगे ना। कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इस एंगल पे स्कैटर हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ग्राफ को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, तो उसके लिए इंटेंसिटी कुछ ऐसी होगी। तो ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन बीम उन्होंने अप्लाई किए और उनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग के हिसाब से इंटेंसिटी पैटर्न जो है उसकी आने वाली है, वो इंटेंसिटी पैटर्न उन लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया। अलग अलग वोल्टेज पे, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 अलग अलग वोल्टेज दिखाया है। देखो 44 वोल्ट पे क्या किया, 48 पे क्या होता है, 54 पे क्या होता है, 64 पे क्या होता है। लेकिन ये ग्राफ जो आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ हर एक वोल्टेज के लिए उन लोगों ने निकाले होंगे शायद। मतलब 44 पे, 44.1 पे, 44.2 पे, ऐसे करते 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 68 तक गए होंगे ये लोग। तब इस सारे ग्राफ से उनको ये पता चला कि देखो यहाँ पे ये इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। कौन से इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो कि 54 वोल्ट पे और 50 डिग्री का एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो तब, है ना। 54 वोल्ट हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या हो 54, यानी क्या, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो वोल्टेज है, कौन से वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज 54 वोल्ट हो, और ये जो एंगल मिल रहा है वो 50 डिग्री हो, ठीक है। तब जाके क्या होता है,
तब जाके आपको जो फ्रिंजिस मिलती है उस फ्रिंजिस की इंटेंसिटी क्या मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है। उन लोगों को ये पता चला। ठीक है, तो अब क्या करना था उनको, सिर्फ एक ही चीज चेक करनी थी। उनको डाउट था, डाउट क्या था सुन लो ना, फिर से वो चीज मैं बता देता हूं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कर क्या रहे हैं समझने की कोशिश करना। कि उन लोगों को पहले इलेक्ट्रॉन अप्लाई होता था और इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होता था, गैल्वेनोमीटर वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्ले करता था। ठीक है, और उसकी वजह से हमको पता चल जाता था कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हुआ। फिर एक्सीडेंट के बाद यानी ब्लास्ट के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अप्लाई करते हैं और वेव रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, वेव रिफ्लेक्ट होता है। और वेव रिफ्लेक्ट होने की वजह से यहां पे स्क्रीन पे मुझे क्या मिलता है, फ्रिंजिस मिलती है, ब्राइट डार्क फ्रिंजिस मिलती है। तो उन लोगों ने पहले वो करंट की वैल्यू से डिफाइन करते थे कि कौन से एंगल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए। मान लो करंट सबसे ज्यादा, मान लो 40 डिग्री पे सबसे ज्यादा करंट मिला, तो वो क्या बोलते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग 40 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो पहले ऐसा बोलते थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपको पैटर्न मिल रही है फ्रिंजिस की, उसकी इंटेंसिटी को वो देखने लगे। जिसकी इंटेंसिटी, कौन से एंगल पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, तो वो अलग अलग पोटेंशियल और अलग अलग एंगल के कॉम्बिनेशन देखते गए। और यहां पे उनको क्या पता चला कि 50 डिग्री पे और 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी सबसे क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। इतना क्लियर हो चुका। अब चलो जरा समझने की कोशिश करना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली यहां पे जो फ्रिंजिस मिलती है, फ्रिंजिस कब मिलती है, जब वेव होता है तभी जाके फ्रिंजिस मिलती है, वरना फ्रिंजिस नहीं मिलती। तो इसके ये वेव की वजह से मिलने वाली फ्रिंजिस, ये वेव कहां से आया। अपनी पूरी सिस्टम तो क्या थी, वैक्यूम चैम्बर में रखी गई थी, है ना। अपनी पूरी सिस्टम जो थी वो तो कहां पे रखी गई थी भाई, इलेक्ट्रॉन आता था, क्रिस्टल से टकराता था, जाता था, डिटेक्टर था, ये पूरा सिस्टम जो था वो तो वैक्यूम चैम्बर में रखा था। तो ये वेव आया कहां से, तो एक्चुअली डेविसन गर्मर को पता चल चुका था कि ये वेव कहीं से आया नहीं है, बट ये इलेक्ट्रॉन जो है, दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग लाइक अ वेव हियर। लेकिन उनको प्रूव करना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह एक्ट करेगा। वो प्रूव कैसे किया जाए, तो उनको क्या पता था, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी हमने जो लिखा 12.27 अपॉन रूट V0 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये फॉर्मूला लिखा, या फिर अभी हम 1.23 into 10⁻⁹ अंडर रूट V0 मीटर, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था। तो उन लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूला को यूज किया और V0 की वैल्यू कितनी मिली भाई, 54, वो यहां पे रखी और कैलकुलेट किया उन लोगों ने। तो कैलकुलेट करने से उनको जो आंसर मिला वो 1.65 एंगस्ट्रॉम मिला। डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला से मिलने वाला आंसर था 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़े हो, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स जो है उसमें क्या आता है कि अगर आपको फ्रिंजिस की विड्थ पता है, ये फ्रिंज होती है ना, ये डार्क है, फिर उसके बाद ये ब्राइट वाली फ्रिंज है, फिर उसके बाद ये डार्क वाली फ्रिंज है। तो ये फ्रिंज की विड्थ अगर पता है, तो विड्थ को यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ये वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फ्रिंज को यूज करके आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो ये वेव की। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, ये वेव की वेवलेंथ भी कैलकुलेट की, और वेवलेंथ जो कैलकुलेट की वो कितनी मिली, 1.66 एंगस्ट्रॉम मिली। और प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, ये वेव जो है वो इलेक्ट्रॉन का ही वेव है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव करता तो उसकी वेवलेंथ क्या आती, तो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जितनी आती मतलब इतनी आती, और प्रैक्टिकली भी उतनी ही आती है। वो प्रैक्टिकली जो 0.1 एंगस्ट्रॉम का फर्क है वो एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू का फर्क है। अगर 1.6 के हिसाब से देखो आप, तो 1.6 एंगस्ट्रॉम प्रैक्टिकली भी आता है और डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी आता है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर चीज को। इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ के जितनी होगी, हाँ या ना, बताओ जल्दी से, होगी कि नहीं होगी।
तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के जितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव करता है तो उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है उससे पता चल जाता है कि वो 1.6 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। क्लियर? अब प्रैक्टिकल में ये जो वेव मिल रहा है, प्रैक्टिकल में हमको ये जो वेव मिल रहा है, कौन सा वेव? ये वाला वेव, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद वेव रिफ्लेक्ट होता है वो वेव, उसकी वेवलेंथ क्या है? तो उसकी वेवलेंथ जब आप कैलकुलेट की डेविसन गर्मर ने, तो उसको वेवलेंथ क्या मिला? 1.6 एंगस्ट्रॉम ही मिला। मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ ये वेवलेंथ परफेक्टली मैच हो गई। मतलब ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, आता है और रिफ्लेक्ट होके वो वेव बन जाता है। ऐसा प्रूव हो गया। और ऐसा प्रूव होते ही क्या पता चल गया कि पार्टिकल is behaving like wave. I hope it is very much clear, right? तो यहां से ये पता चल गया कि पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। ये इंटेंसिटी पैटर्न का ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ आप देख रहे हो। √54 है ना, √54 आसपास 7 आता है, उसके आसपास इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो बोल रहा था ना, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसा, वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है। यू कैन सी दैट 7000 इलेक्ट्रॉन वाला जो पैटर्न दिख रहा है आपको, उसमें थोड़ा आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगा। वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं फ्रिंजेस। ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है। यू कैन सी दैट। ओके, ये आपको क्लियरली आपको ये बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है? ऐसे बैंड्स दिखते हैं जब वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होते हैं तब, ठीक है? सो मान लो ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बीम में 7000 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे ऑप्टिकल डिटेक्टर के अंदर जो भी पैटर्न हमको मिलेगी डिफ्रैक्शन की, फ्रिंजेस की, वो पैटर्न क्या होगी? वो यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, वो पैटर्न जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर 7000 की बजाय 3000 हो तो वो पैटर्न कुछ ऐसी दिखेगी आपको। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पैटर्न ऐसी दिखेगी। वो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे फ्रिंजेस है 100 में। मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इफेक्टिवली पता चलता है कि वो बेसिकली क्या है? वेव की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज व्हाट द डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन अप्लाई करो, डिटेक्टर से डिटेक्ट करो। शुरू में डिटेक्टर क्या था? गैल्वेनोमीटर था। लेकिन वो ब्लास्ट के बाद डिटेक्टर क्या था? तो कि ऑप्टिकल डिटेक्टर रख दिया गया। तो पहले वो करंट मेजर करता था, अब वो क्या दिखता है? फ्रिंजेस को देखता है, ठीक है ना? फ्रिंजेस मिली, उसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वो वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है? लेकिन वो कंफर्म करना था कि इलेक्ट्रॉन ही जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो वो कंफर्म करने के लिए क्या करना है? तो कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, और वो डी ब्रोगली वेवलेंथ को ये जो वेव मिल रहा है एक्सपेरिमेंट के अंदर उसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने पे पता चला कि वो परफेक्टली मैच हो रहा है। तो परफेक्टली मैच हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन ही वेव है, ऐसा प्रूव हो गया। सो ये हो गया डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी क्वेरी है तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं, बाय बाय।